गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूं राष्ट्रपति का टॉपिक। राष्ट्रपति से हमें जो हमारी एग्जाम में हैं इनमें सबसे अधिक हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो राष्ट्रपति टॉपिक को हम आज पढ़ते हैं। मोटा ले राष्ट्रपति टॉपिक। इससे सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं राष्ट्रपति के बारे में। उससे पहले हम जानते हैं कि भारत में जो प्रणाली है वो है संघीय प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली। और संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत यह होता है कि केंद्र व राज्यों में केंद्र व राज्य अपने अपने स्तर पर कार्य करते हैं। जिस प्रकार से सेंटर में होता है एक पद जिसे कहते हैं अपन राष्ट्रपति, और राज्य में राष्ट्रपति के जो बराबर का जो पद होता है राज्य में वो होता है राज्यपाल का। नेक्स्ट देखते हैं, उसी प्रकार से केंद्र में जो पद होता है वो होता है प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर। उसी प्रकार से राज्य में जो पद होता है मुख्यमंत्री, उसे कहते हैं चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट देखिए, केंद्र में होती है लोकसभा तो राज्य में होती है विधानसभा। केंद्र में राज्यसभा तो राज्य में विधान परिषद हो सकती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 6 राज्यों में विधान परिषद है। इसके बाद केंद्र में होता है सुप्रीम कोर्ट तो राज्य में होता है हाई कोर्ट। इस प्रकार से ये कुछ पद बनाए गए हैं संवैधानिक। तो इनके देखते हैं अपन। जो भारत का राष्ट्रपति होता है इसको जो शपथ ग्रहण करवाता है वो करवाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। जबकि जो राज्यपाल है उसे जो शपथ ग्रहण करवाएगा वो कौन करवाएगा? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अरे जो राज्यपाल होगा उसे शपथ ग्रहण करवाएगा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री होता है, इसे शपथ ग्रहण करवाता है भारत का राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री व उसकी मंत्री परिषद को भारत का राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कराएगा। तो यहां पर जो मुख्यमंत्री होगा इसे शपथ ग्रहण करवाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट, लोकसभा के जो सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाता है वो प्रोटेम स्पीकर करवाता है। उसी प्रकार से राज्यों में विधानसभा के जो सदस्य होंगे उन्हें भी जो शपथ ग्रहण करवाएगा वो करवाता है प्रोटेम स्पीकर, जिसे हम अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जानते हैं। इसके बाद राज्यसभा में जो पद होते हैं सभापति एवं उपसभापति। तो राज्यों में जो विधान परिषद होती है वहां पर भी जो पद होंगे वो होते हैं सभापति एवं उपसभापति का। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जो शपथ ग्रहण करवाता है वो करवाता है भारत का राष्ट्रपति। उसी प्रकार से हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन ग्रहण करवाएगा? राज्यपाल। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था बनी हुई है कि राष्ट्रपति को जो शपथ ग्रहण करवाई है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को जो शपथ ग्रहण करवाता है वो कौन करवाता है? राष्ट्रपति। उसी प्रकार से राज्यपाल को जो शपथ ग्रहण करवाई है वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश। और आपसे पूछा जाए तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को जो शपथ ग्रहण करवाता है वो राज्यपाल करवाता है। मुख्यमंत्री को भी जो शपथ ग्रहण करवाता है वो राज्यपाल करवाएगा। तो यहां पर जो सबसे पहले टॉपिक है अपन प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के टॉपिक को, आइए हम राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ते हैं। हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है, जबकि कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख होता है वो होता है प्रधानमंत्री। अब भारत में देखिए, संविधान में जो राष्ट्रपति का पद हमने जो ग्रहण किया है, सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रपति जो शब्द है इसे हमने ग्रहण किया फ्रांस के संविधान से। राष्ट्रपति शब्द हमने फ्रांस के संविधान से, जबकि राष्ट्रपति का जो पद है इसे किया है हमने अमेरिका के संविधान से। और जो भारत के राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो ब्रिटेन देश के क्या है? समान है। तो इस प्रकार से ये भारत के राष्ट्रपति का जो इनको लिया गया है तो ये किसके समान है? ब्रिटेन के समान है। अब देखिए, भारत के संविधान में राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, तो इसका क्या होगा? भारत के संविधान में उल्लेख हमको मिलेगा। और संविधान में जो इसका हमको उल्लेख मिलता है वो भारत के संविधान में भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52, भाग 5 के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का इस भारत के संविधान में इसका उल्लेख मिलता है। सबसे पहले देखते हैं भाग 5 और अनुच्छेद 52 क्या है। तो जब भारत का संविधान लागू हुआ था
26 जनवरी 1950 को, तब इसमें 395 तो अनुच्छेद, जबकि 22 इसके अंतर्गत भाग थे और इसके अंतर्गत जो अनुसूचियां थी वो 8 थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। इसमें भारत के संविधान में जो भाग 1 है उसमें 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद, भाग 2 में 5 से लेकर 11, भाग 3 में 12 से लेकर 35, भाग 4 में 36 से लेकर 51, भाग 5 में 52 से लेकर 151 ये अनुच्छेद पाए जाते हैं। भाग 4 के में भी है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज है यानी कि मौलिक कर्तव्य, उनको भी देखते हैं। पहले देखिए भाग 5 के अंतर्गत ये जो अनुच्छेद आया है 52, तो ये किसके अंदर है? भाग 5 के अंतर्गत ही तो है अनुच्छेद 52। तो यही तो लिखा है हमने कि भाग 5 का अनुच्छेद 52, इसमें राष्ट्रपति के पद का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग किया है फ्रांस के संविधान से लिया है, पद अमेरिका के संविधान से, शक्तियां ब्रिटेन के संविधान से। भाग 5 का अनुच्छेद 52, इसमें राष्ट्रपति का पद मिलता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति होता है, यह भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो संवैधानिक प्रमुख का मतलब सबसे पहले यह होता है कि संविधान की दृष्टि से जो सबसे बड़ा पद है वो राष्ट्रपति का होता है। संविधान में सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का होगा। राष्ट्रपति अतः भारत जो राष्ट्रपति होता है वो संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति को हम भारत का प्रथम नागरिक, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। और ये तो जानते ही हैं कि जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है, जबकि कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख होता है वो होता है प्रधानमंत्री। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति की अपनी योग्यताओं को देखते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा उसको क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले इनके जो आर्टिकल है इससे संबंधित, राष्ट्रपति से संबंधित उन अनुच्छेदों को अपन देख लेते हैं कि कौन सा अनुच्छेद क्या क्या है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 52 में जो प्रयोग किया गया है वो राष्ट्रपति के पद का, यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति का पद है इसका अनुच्छेद कौन सा है, वो है अनुच्छेद 52। जिसके बाद में अगला जो अनुच्छेद आता है वो आता है 53, और अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित है। तो अनुच्छेद 53 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की शक्तियों से। अनुच्छेद 53 में यह लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है, जबकि कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। अगला जो अनुच्छेद आता है वो आता है 54, और अनुच्छेद 54 है ये, इसमें जो लिखा हुआ है वो यह राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली व पुडुचेरी के निर्वाचित सांसद एवं विधायक भाग लेते हैं। तो ऐसा कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? आर्टिकल 54 में। अगला जो अनुच्छेद आता है वो आता है अनुच्छेद 55, और अनुच्छेद 55 ये राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की जो प्रणाली है या प्रक्रिया है, जिसमें हम एकल संक्रमणीय गुप्त अनुपातिक एसटीबी को जिसके नाम से जानते हैं, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 55 में मिलता है। नेक्स्ट जो अनुच्छेद आता है वो आता है 56, और अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल, कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल कितना होता है, इससे संबंधित आर्टिकल है 56। अनुच्छेद 56 में कि जो भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट देखिए अगला जो अनुच्छेद आता है 57। अनुच्छेद 57 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 57 संविधान के अंतर्गत पुनर्निर्वाचन योग्यता किससे संबंधित है? पुनर्निर्वाचन योग्यता, कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो कितनी बार राष्ट्रपति के इस
चुनाव को लड़ सकता है, तो इसके अंतर्गत पुनर्निर्वाचन योग्यता आती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता, जिन्हें अपन अभी अभी शुरू ही करेंगे, अपन जो पढ़ेंगे राष्ट्रपति की योग्यता। तो ये सारे आर्टिकलों को एक एक करके हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं और कौन कौन सी योग्यताएं होती है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ये सभी योग्यताएं इसके अंतर्गत हमको देखने को मिलती है। अगला जो अनुच्छेद है वो है 59 और यह है राष्ट्रपति की शर्तें, कंडीशन। इनसे संबंधित आर्टिकल है वो है 59। नेक्स्ट जो अनुच्छेद आता है वो आता है 60। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। अगला जो अनुच्छेद आता है 61, ये इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग। और अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति का पद जब खाली हो जाता है उससे संबंधित सारी चीजों का जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 62 में किया गया है। अब इनको एक एक अनुच्छेदों को अपन पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति का, भारत के जो राष्ट्रपति होता है उसकी क्या क्या योग्यताएं होती है। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसकी योग्यताओं को देखिए। तो जो राष्ट्रपति होगा इसकी योग्यताएं होती है, देखिए राष्ट्रपति की योग्यता का जो अनुच्छेद है, जो आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 58। इसमें भारत के राष्ट्रपति की योग्यताओं को मिलती है। तो इसमें जो पहली योग्यताएं होती है राष्ट्रपति की वो होती है कि पहली योग्यता, वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली योग्यता हो गई है वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। जो दूसरी योग्यता होती है कि उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत का जो राष्ट्रपति होगा उसकी न्यूनतम आयु वो 35 वर्ष होनी चाहिए। तो देखिए जहां पर संविधान में न्यूनतम आयु का उल्लेख मिलता है वहां पर अधिकतम का उल्लेख नहीं मिलता। अर्थात भारत के राष्ट्रपति की अधिकतम आयु कितनी भी हो सकती है। न्यूनतम तो हो गई है 35 वर्ष, परंतु अधिकतम यहां पर कितनी भी हो सकती है। इसके अंतर्गत कुछ क्वेश्चन और बनते हैं यहां से कि भारत का जो न्यूनतम आयु का जो राष्ट्रपति बना है वो कौन है, या बाद में भारत में सबसे अधिक आयु का जो राष्ट्रपति बना है वो कौन है। तो यहां पर जो सबसे न्यूनतम आयु का राष्ट्रपति बना है वो बना है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ये भारत की सबसे कम आयु के राष्ट्रपति थे। जब इनकी जो राष्ट्रपति बने, जब 64 साल की इनकी क्या थी, आयु थी। और इनका जो कार्यकाल था वो था 1977 से लेकर 1982 तक। फिर राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो 1977 से लेकर 1982, 25 जुलाई 1977 से लेकर 1982 तक नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति बने, जो कि निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। और इनकी उस समय जो एज थी वो थी 64 वर्ष। 64 वर्ष की आयु में ये भारत के राष्ट्रपति बने थे। सबसे अधिक आयु का भारत का राष्ट्रपति बना है वो बना है आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन भारत के सबसे अधिक आयु के राष्ट्रपति थे और इनकी आयु थी 77 वर्ष। 77 वर्ष की आयु में ये भारत के राष्ट्रपति बने। इनका जो कार्यकाल था वो 1987 से लेकर 1992 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं आर वेंकट रमन, जिन्हें कॉपी बुक ऑफ प्रेसिडेंट के नाम से भी जानते हैं। समझेंगे आगे होता क्या है। देखिए नेक्स्ट जो अगली योग्यता आती है राष्ट्रपति की कि वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। सिर्फ लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता उसके अंतर्गत होनी चाहिए। तो ये आती है जो ये तीसरी योग्यता है। देखिए राष्ट्रपति की कंडीशन और शर्तों में लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति विधानमंडल या संसद दोनों सदनों का किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है।
परंतु यहां पर जो लिखा है मैंने कि जो तीसरी योग्यता आती है, जो राष्ट्रपति होता है वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। चौथी योग्यता होती है कि वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। देखिए, लाभ का पद भारत के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, लाभ का पद भारत के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु यह जरूर परिभाषित किया है कि लाभ के पद से 4 पदों को मुक्त रखा गया है। 4 पदों को मुक्त रखा गया है, जिनमें पहला आता है राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और नेक्स्ट है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद केंद्र व राज्य दोनों में ही हो सकती है। तो ये 4 पदों को भारत के संविधान में लाभ के पद से मुक्त रखा गया है। राज्यपाल, देखिए अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल रहेगा तो वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। कैसे? वो भी बिना अपने पद से त्यागपत्र दिए हुए। अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल है तो वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो वह बिना अपने पद से त्यागपत्र दिए हुए अपने जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसको लड़ सकता है, क्योंकि राज्यपाल का पद लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आता है। तो जो भारत के राष्ट्रपति की योग्यता है अनुच्छेद 58 में ये 4 योग्यताएं हैं। 5वीं योग्यता कहते हैं कि वह पागल या दिवालिया घोषित न हो। तो भारत के संविधान में 5वीं योग्यता वह पागल या दिवालिया घोषित न हो, इसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति है और उसके लिए हम पागल या दिवालिया जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसके अंतर्गत वह लाभ का पद पर नहीं होना चाहिए। योग्यता 58 अनुच्छेद, जिसमें पहली योग्यता वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो ये सभी है, ये चारों राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 58 में मिलता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम राष्ट्रपति का निर्वाचन। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है उसमें कौन कौन भाग लेता है, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 54 में किया गया है। अनुच्छेद 54 में कि जो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसमें कौन कौन भाग लेता है, तो इसको देखते हैं हम कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं वो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। इससे पहले देख लेते हैं हम यहां पर प्रस्तावक और अनुमोदकों को, जो अनुच्छेद 59 में लिखा हुआ है, फिर भी यहीं पे इनको समझा देते हैं अपन। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 54 में मिलता है, जिसमें हम जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे पहले 50 व्यक्ति तो प्रस्तावक और 50 ही व्यक्ति अनुमोदक होते हैं। 50 व्यक्ति प्रस्तावक और 50 व्यक्ति अनुमोदक। ये 100 व्यक्ति हो गए हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में होने चाहिए। 50 व्यक्ति प्रस्तावक और 50 व्यक्ति अनुमोदक। सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावक क्या होता है। जो नामों का प्रस्ताव रखते हैं 50 ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिनकी सहमति होनी चाहिए, उसके नाम पर जो प्रस्तावक घोषित किए जाएंगे, जबकि 50 ही सदस्य उनके नामों पर सहमति जताते हैं। 50 सदस्य ही नाम पर सहमति जताते हैं जो कहलाते हैं अनुमोदक। तो 50 व्यक्ति प्रस्तावक और 50 ही व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में अनुमोदक होने चाहिए। देखिए, ये 50 व्यक्ति और प्रस्तावक और अनुमोदक इसलिए बनाए गए हैं ताकि राष्ट्रपति के चुनाव को, जो संविधान की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा पद है, उसको सभी लोग गरिमा से ले। ये नहीं कि हर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में, तो उस वजह से कारणों से यहां पर 50 व्यक्ति प्रस्तावक और 50 व्यक्ति अनुमोदक निश्चित किया गया है। और ये व्यक्ति वे व्यक्ति होते हैं
जो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, यानी कि पार्टिसिपेट होने चाहिए। अब देखिए हिस्सा कैसे लेते हैं कि 50 व्यक्ति प्रस्तावक और 50 व्यक्ति अनुमोदक होने चाहिए। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो हिस्सा लेते हैं वो लेती है एक तो लोकसभा, LS मतलब लोकसभा, अगली है राज्यसभा, विधानसभा BS, इनके अलावा दिल्ली व पुडुचेरी। तो सबसे पहले देखते हैं लोकसभा। लोकसभा के जो सदस्य हैं वो MP यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP का मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं, जिसे अपन कह सकते हैं सांसद। यहां पर राज्यसभा, तो राज्यसभा के भी सदस्य MP यानी कि सांसद कहलाते हैं, जिसे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। अब देखिए लोकसभा की जो सदस्य संख्या है 545, अधिकतम 552 हो सकती है। 2 सदस्यों को मनोनीत करता है यहां पर राष्ट्रपति। वर्तमान में तो इस प्रक्रिया को बंद कर दिया गया है, फिर भी देख लेते हैं। और राज्यसभा की जो सदस्य संख्या आपसे पूछे जाए कि राज्यसभा में सदस्य संख्या कितनी है, तो 245। इस प्रकार से ये सभी जो 545 और 245 है, ये सभी क्या कहलाते हैं, सांसद यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो आपसे पूछा जाए संसद के कुल सांसद कितने होते हैं, तो 790। इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। भी लोकसभा के सदस्य भी सांसद कहलाते हैं और राज्यसभा के सदस्य भी सांसद, इसलिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल सांसदों की संख्या आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं विधानसभा, और विधानसभा के सदस्य कहलाते हैं MLA, जिन्हें हम विधायक के नाम से भी जानते हैं। विधानसभा के सदस्य MLA यानी कि विधायक, और जिसकी MLA की जो फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से हम विधानसभा के जो सदस्य हैं यानी कि विधायकों को जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, इनके अलावा दिल्ली व पुडुचेरी, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वो है 8। अब देखिए जब 8 केंद्र शासित प्रदेश है तो यहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली व पुडुचेरी को ही राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया है। इनको जो शामिल किया है वो इसके लिए संविधान में 70वां संविधान संशोधन किया गया है, और जो 70वां संविधान संशोधन किया गया है वो किया गया है 1992 में। 70वां संविधान मिलता है 1992 में, तो इसके अंतर्गत इनको शामिल किया गया है। अब दिल्ली व पुडुचेरी को ही संविधान में क्यों शामिल किया गया है, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या तो 8 है, फिर भी दिल्ली व पुडुचेरी को ही राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल क्यों किया गया है, तो इसका आंसर होगा क्योंकि दिल्ली व पुडुचेरी में विधानसभा है और विधानसभा के जो सदस्य हैं वो कहलाते हैं विधायक, यानी कि MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इस कारण से उन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया है। तो ये हो गया है जो दिल्ली व पुडुचेरी को जो शामिल किया गया है उसके लिए 70वां संविधान संशोधन 1992। 70वां संविधान संशोधन 1992 में इनको राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो मतदान करते हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राज्यों की विधानसभा, इनके अलावा दिल्ली व पुडुचेरी, इनके निर्वाचित सांसद एवं विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं या भाग लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं राष्ट्रपति की निर्वाचन जो प्रणाली है उसको देखते हैं अपन। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली कौन सी है, देखिए राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रणाली है जिसे हम STB सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम यानी कि
एकल संक्रमणीय गुप्त आनुपातिक मतदान प्रणाली, इसके अंतर्गत हम राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय गुप्त आनुपातिक मतदान प्रणाली के द्वारा होता है। तो देखिए हमने भी तो वोट दिया है, अरे भाई हम सभी भी तो वोट देते हैं, तो वो कौन सी प्रणाली है? तो वो प्रणाली है जैसे कि विधानसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, सरपंच के चुनाव होते हैं, यानी कि जो स्थानीय पंचायती राज के चुनावों में या नगरीय शासन के जो चुनाव होते हैं उनमें जो प्रणाली उपयोग में ली जाती है वो होती है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, यानी कि अग्रताही विजेता प्रणाली। जबकि यहां पर जो राष्ट्रपति के चुनाव में जो प्रणाली उपयोग में ली जाती है वो है एकल संक्रमणीय गुप्त आनुपातिक मतदान प्रणाली। उस प्रणाली में फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट प्रणाली में एक वोट का मत मूल्य एक निकाला जाता है, जबकि यहां पर वोटों के मत मूल्य अलग अलग होते हैं। देखेंगे, इनको समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रणाली है वो है एकल संक्रमणीय गुप्त आनुपातिक मतदान प्रणाली। इसके अंतर्गत ही राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता है। आगे देखिए, इसके अंतर्गत इसको समझते हैं पहले कि किस प्रकार से मतदान किया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में। तो राष्ट्रपति के चुनाव में माना कि 3 प्रत्याशी हैं ए बी सी, ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं और इसके अलावा 3 ही मतदाता है। यहां पे ले लेते हैं अपन हाँ भाई, यहां पर 3 है जिनके नाम है कै, खे और गै। ये क्या कर रहे हैं? चुनाव के प्रत्याशियों को वोट देने आए हैं, मतदान देने आए हैं। और हमने समझ लिया है कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं वो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, जो भी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा है उनके निर्वाचित विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि मतदान करते हैं। अब इसमें देखिए, सबसे पहले जो ए है, बी है और सी है, ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं और कै, खे, गै ये राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करने आए हैं। तो देखिए वोट दिलवाते हैं। कै आया है और कै ने ए को वोट दिया, तो कै ने ए को ये क्या कर दिया है? वोट दे दिया है। अब क्या ये इसको भी वोट करेगा क्या? अरे ये क्या अब बी को भी वोट देगा? हाँ भाई, ये बी को भी वोट देगा। तो इस प्रकार से इसके अलावा सी को भी वोट करेगा। जब बी को वोट दे दिया तो सी को भी तो वोट देगा। तो देखिए तीनों को वोट दिया है। अब वोट ऐसे कौन देता है? 1, 2 और 3। तो यहां पर ये इसको वरीयता दी है कि भाई पहला जो उसको सबसे जो वरीयता दी है, ए को इसने वरीयता दी है और बी को इसने दूसरे नंबर पर रखा है, सी को तीसरे नंबर पर रखा है। अब दूसरा ये आता है ख, और ख वोटिंग करता है, तो इसने जो सबसे पहली वरीयता दी है वो किसको दी है? बी को। बी को इसने पहली वरीयता दी है, जबकि जो दूसरी वरीयता दी है वो इसने ए को दी है। दूसरी वरीयता इसने ए को दी है और तीसरी वरीयता इसने सी को दी है। तीसरी वरीयता इसके द्वारा जो दी गई है वो सी को दी गई है। अब देखिए यहां पर जो जीतेगा, आपसे पूछा जाए कि यहां पर कौन जीतेगा, इसको अभी तो गै और रह गया है। देखो गै, तो गै ने आता है, गै भी वोट करता है और गै ने पहले प्रेफरेंस इसको दे दिया है, दूसरा वोट इसको दिया है, तीसरा जो इसने अपने पसंद बताई है, वरीयता बताई है, वो किसके लिए बताई है? बी के लिए बताई है। तो इसमें से कौन जीतेगा? तो इसमें से ए जीत जाएगा। एक निश्चित अनुपात में इनको वोट हासिल करने होंगे, तब इसमें ए जीत जाएगा। और अगर माना कि निश्चित क्रम में वोट हासिल नहीं हुए हैं तो दूसरा जो वरीयता है इनको गिना जाएगा, सेकंड प्रेफरेंस को जिसके बाद में गिना जाएगा। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान किया जाता है
और इस प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। तो देखिए इस आगे बढ़ते हैं अपन कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में जो प्रणाली है वो है एकल संक्रमणीय गुप्त आनुपातिक मतदान प्रणाली, और इसमें जो प्रत्याशी को वोट दिए जाते हैं वो प्रेफरेंस यानी कि वरीयता क्रम में इनको वोट दिए जाते हैं। आगे देखिए जो राष्ट्रपति के चुनाव में मैंने बताया था कि राष्ट्रपति के चुनावों में मतों का मूल्य निकाला जाता है। तो मतों का मूल्य किनका निकलेगा? जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, और राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं वो सांसद एवं विधायक यानी कि एमपी और एमएलए ये राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। और राज्यों में होते हैं विधायक, राज्यों की विधानसभा में विधायक, और केंद्र में संसद में सांसद बैठते हैं, तो ये सांसद यानी कि एमपी कहलाते हैं। तो सबसे पहले एक विधायक का मत मूल्य निकालते हैं अपन। देखिए एक विधायक का मत मूल्य राजस्थान के का निकालते हैं कि राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कितना होगा। तो देखते हैं राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य। उसके लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं कि क्या सूत्र होता है। विधायकों का मत मूल्य निकालने के लिए जो सूत्र होता है, विधायकों का मत मूल्य, और विधायकों का मत मूल्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1971 की जनसंख्या, 1971 की जनसंख्या, और उसमें भाग दे दीजिए आप उस राज्य की विधानसभा की सीटों का, उस राज्य की कुल विधानसभा की सीट, इनका क्या लगा दीजिए, भाग लगा दीजिए। तो इसके अंतर्गत इसके अलावा इसे 1/1000 इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये फॉर्मूला बन जाता है कि विधायकों का मत मूल्य कैसे निकाला जाएगा। तो इसके अंतर्गत हम इस फॉर्मूले से मतदान, इससे विधायकों का मत मूल्य निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले हम यहां पे देखते हैं कि 1971 की जनसंख्या के लिए यहां पर जो हमने फॉर्मूला है, यहां पर 1971 की जनसंख्या क्यों ली है, जबकि जनसंख्या जो जनगणना होती है वो तो प्रत्येक 10 साल में होती है। 2011 की भी तो जनगणना ले सकते थे हम यहां पर इसका कारण यह है कि हम 1971 की जनसंख्या यहां पर इसलिए लेते हैं क्योंकि जो भारत के दक्षिण राज्य हैं एवं जो उत्तर के राज्य हैं, इनसे जब अनुरोध किया गया कि आप जनसंख्या पर नियंत्रण रखिए, तो जो भारत के दक्षिण जो राज्य हैं जैसे कि केरला है, तमिलनाडु है, ये सभी शिक्षित राज्य थे, तो इन्होंने अपनी जनसंख्या पर क्या कर लिया, नियंत्रण हासिल कर लिया। अब देखिए एक तो उन्होंने नियंत्रण हासिल किया है यानी कि जनसंख्या को कम किया है, और जब भी अभी जैसे कि 2011 का लेंगे यहां पर, तो उनकी जनसंख्या कम आएगी, तो यहां पर राष्ट्रपति के चुनाव में जो उनका मत का मूल्य निकलेगा वो भी कम निकलेगा। इस कारण से यहां पर हमने 1971 की जनसंख्या को यहां पर लिया है। आगे बढ़ते हैं राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य, कि राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कितना होता है। तो राजस्थान का एक विधायक का मत मूल्य निकालते हैं, देखते हैं। राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य निकालने के लिए इस सूत्र का हम फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। तो 1971 की राजस्थान की जनसंख्या थी उस समय 2,57,65,806। ये राजस्थान की 1971 की जनसंख्या है, 2,57,65,806। और इसमें हम भाग दे देंगे राज्य की विधानसभा की सीटों का। जो आप सभी जानते हैं कि राजस्थान राज्य की विधानसभा की सीटें वर्तमान में कितनी है, तो वो है 200, और इसे 1/1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 128.8। तो कुल मिला के 129। इस प्रकार से राजस्थान के एक विधायक का जो मतमूल्य होता है वो होता है 129। जबकि सबसे अधिक जो विधायकों का मतमूल्य होता है वो उत्तर प्रदेश राज्य की
उत्तर प्रदेश के एक विधायक का जो मत मूल्य होता है वो होता है 208। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के एक विधायक का मत मूल्य 208 होता है, जबकि सबसे कम मत मूल्य जिस विधानसभा का होता है वो होता है सिक्किम राज्य की विधानसभा, और इसका मत मूल्य मात्र 7। सिक्किम राज्य की विधानसभा का मत मूल्य मात्र 7 होता है। तो इस प्रकार से विधायकों का मत मूल्य निकाला जा सकता है। विधायकों का मत मूल्य निकालने के लिए यहां पर फॉर्मूला दिया हुआ है कि उस राज्य की 1971 की जनसंख्या और उसमें विधानसभा की सीटों का भाग लगा देंगे, गुणा 1/1000 से कर देंगे, तो राज्य की कुल जो एक विधानसभा के एक विधायक का मत मूल्य निकल कर आ जाएगा। राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य निकला है 2,57,65,806 में हमने इसके लिए 200 का भाग दिया और इससे मल्टीप्लाई 1/1000 किया, तो इसका जो आंसर निकला है वो कितना निकला है 129। तो राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य हो गया है 129। जबकि सबसे अधिक विधानसभा की जो सीट है उत्तर प्रदेश, उसके विधायकों का मत मूल्य, एक विधायक का मत मूल्य 208, सबसे कम सिक्किम का 7। तो इस प्रकार से ये विधायकों का मत मूल्य निकाला जाता है। अब आगे देखते हैं, हमने एमएलए का तो क्या कर लिया है भाई, विधायक का तो मत मूल्य निकाल लिया है किसी राज्य में, जैसे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश का और सिक्किम का बता दिए हैं। अब यहां पर देखते हैं अपन सांसद के सांसदों का मत मूल्य कैसे निकाला जाएगा। तो देखते हैं सांसदों के मत मूल्य के लिए क्या फॉर्मूला है। हाँ, देखते हैं, एक सांसद का मत मूल्य निकालने के लिए क्या फॉर्मूला प्रयोग में लिया जाएगा। तो उसके लिए एक सांसद का मत मूल्य निकालने के लिए कुल विधायकों का मत मूल्य, कुल विधायकों का मत मूल्य, अर्थात जो भी विधायकों के मत मूल्य निकले हैं कुल हमने निकाला है 129। जिस प्रकार से राजस्थान के 208 उत्तर प्रदेश के एक विधायक का है, उसी प्रकार से कुल विधायकों का मत मूल्य निकालने के बाद उसमें हम निर्वाचित सांसदों का भाग लगा देंगे, तो इससे हमें कुल एक सांसद का मत मूल्य निकल कर आ जाएगा। उसके लिए कुल निर्वाचित सांसद, अब देखिए निर्वाचित सांसद की जो संख्या होगी वो कितनी होगी उसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले कुल विधायकों का जो मत मूल्य निकल के आता है वो 5,49,472, ये कुल विधायकों का मत मूल्य निकल कर आया है। जिसके बाद में निर्वाचित सांसद, तो निर्वाचित जो सांसद होते हैं लोकसभा में होते हैं 543 प्लस राज्यसभा में होते हैं 233। राज्यसभा में निर्वाचित सांसदों की जो संख्या होती है वो होती है 233। तो इस प्रकार से हमने आगे देखते हैं इनको 5,49,472, और इसमें जो हम भाग देंगे वो देंगे 776 का। 543 प्लस 233 ये जोड़कर 776 हो जाता है। तो इसमें जो भाग देते हैं तो 708। एक सांसद का मत मूल्य कितना होगा 708, जबकि सांसदों की कुल संख्या कितनी होगी। अरे सांसदों की जो कुल संख्या बताई है हमने, जो डिस्कस किया था कि कुल सांसदों की संख्या होती है 790 और निर्वाचित सांसद होते हैं 776। तो एक सांसद का मत मूल्य निकल कर आया है 708। इस प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव की एकल संक्रमणीय गुप्त आनुपातिक प्रणाली में हमने देखा किस प्रकार से विधायकों एवं सांसदों का मत मूल्य निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को चुनाव में 14 दिन का समय मिलता है। 14 दिन का राष्ट्रपति को चुनाव प्रचार के लिए समय मिलता है, जिसमें देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में जो चुनाव अधिकारी होता है वो होता है लोकसभा का महासचिव। ये राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव अधिकारी होता है, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों की सुनवाई, राष्ट्रपति का अगर चुनाव संबंधी विवाद होते हैं
तो उनकी सुनवाई जो करता है वो करता है सुप्रीम कोर्ट। ये लिखा हुआ है संविधान के अनुच्छेद 71 में। संविधान के अनुच्छेद 71 में यह लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधी चुनाव के जो विवाद होंगे उनकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ भारत का सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसके भी एग्जाम्पल है कि किन किन के, जब भारत के कोई भी राष्ट्रपति है क्या उसका भी चुनाव को क्या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है? तो हाँ, देखिए सबसे पहले जो भारत के राष्ट्रपति, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जिनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो वहां पर डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो चुनाव हुआ है राष्ट्रपति 1967 से लेकर 1969 तक डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल रहा है। 1967 से लेकर 1969। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के इस अलावा जो अगले जो भारत के राष्ट्रपति थे बीवी गिरी के चुनाव को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। कारण था क्योंकि इन्होंने जो हराया था वो नीलम संजीव रेड्डी को हराया था और नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे बाद में 1977 में, परंतु यहां पर बीबी गिरी ने इन्हें बहुत ही कम मतदान के अंतर से हराया और इनके चुनाव को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। उस समय जो बीबी गिरी है इन्हें जो समर्थन दिया था, कांग्रेस आई बनाई थी इंदिरा गांधी ने, तो कांग्रेस की जो इंदिरा गांधी भारत की महिला प्रधानमंत्री है उन्होंने जो समर्थन दिया है वो बीबी गिरी को दिया है और इन्होंने जिद दर्ज की। बाद में इनके जो राष्ट्रपति के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, परंतु दोनों के चुनाव को ही किसी भी प्रकार का अवैध घोषित नहीं किया गया। देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव अवैध अगर माना कि घोषित कर दिया जाएगा, अगर राष्ट्रपति के चुनाव को अवैध घोषित किया जाए तो उस स्थिति में क्या होगा? अरे अगर राष्ट्रपति के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया जाएगा, उस स्थिति में उसके द्वारा किए गए कार्य वैध होंगे या अवैध? तो वो कार्य होंगे वैध। राष्ट्रपति के द्वारा अगर माना कि जो भी कार्य किए जाते हैं वो वैध माने जाएंगे, चाहे उसके चुनाव को बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अवैध घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, देखते हैं आगे। ये हो गया है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली। इसके बाद में राष्ट्रपति की शपथ देखते हैं। राष्ट्रपति की शपथ, जो राष्ट्रपति की शपथ है इसका भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। अब राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है उसको देखते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति किस बात की शपथ ग्रहण करता है? देखिए, शपथ से संबंधित एक अनुसूची भी है संविधान में, तीसरी अनुसूची। तीसरी संविधान की जो अनुसूची है वो भी शपथ से संबंधित है, परंतु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके अलावा राज्यपाल, इन तीनों के अनुच्छेदों को इनके आर्टिकलों में ही रखा गया है। जो तीसरी अनुसूची में भी लिखा गया है कि भारत के विभिन्न पदाधिकारी होते हैं, इनके अलावा उनकी जो शपथ होगी वो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आती है। जबकि राष्ट्रपति की शपथ का जो आर्टिकल है वो कौन सा है? वो है 60। देखिए, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो दिलाएगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाता है। माना कि ऐसी स्थिति आ गई है कि मुख्य न्यायाधीश पद पर नहीं है, मुख्य न्यायाधीश पद पर नहीं है, तो उस स्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाएगा। अब देखिए, जो राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं, राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करते हैं वो किस बात की करता है? तो पहले जो शपथ ग्रहण करेगा वो करता है संविधान के प्रति संरक्षण की। भारत का जो राष्ट्रपति है वह संविधान के प्रति संरक्षण की शपथ ग्रहण करता है।
देखिए, राष्ट्रपति है, इसने जो शपथ ग्रहण की है वो संविधान के प्रति संरक्षण की है, और यदि यही संविधान का उल्लंघन करेगा या अतिक्रमण करेगा, उस स्थिति में इसे भारत का जो राष्ट्रपति होगा उस पर महाभियोग लगा दिया जाएगा। और जो महाभियोग है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में जिसका उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार से संविधान के प्रति संरक्षण की जो शपथ ग्रहण करता है भारत का राष्ट्रपति, और अगर वही संविधान का उल्लंघन करेगा और या अतिक्रमण करेगा तो उसके खिलाफ महाभियोग लगा दिया जाएगा। और महाभियोग हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति को समय से पूर्व हटाने की जो प्रक्रिया है वो महाभियोग कहलाती है। राष्ट्रपति को समय से पूर्व हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। आगे देखिए, इसके अलावा राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करता है वो करता है पद व गोपनीयता की। भारत का राष्ट्रपति पद व गोपनीयता की भी शपथ ग्रहण करता है। पद, राष्ट्रपति के पद के अलावा गोपनीयता का अर्थ यहां पर यह है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा, कोई भी जो भी कार्य किया जाएगा उसे वह सार्वजनिक नहीं करेगा। सार्वजनिक का मतलब कि उसे किसी को भी नहीं बताएगा, वह उस बात को अपने तक ही सीमित रखेगा। तो इस बात की शपथ ग्रहण करता है। देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं यहां पर। 25 जुलाई 1977 को भारत के निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, इन्होंने शपथ ग्रहण की है। तो 25 जुलाई 1977 को इन्होंने शपथ ग्रहण की है। तो आगे के जो सारे राष्ट्रपति हैं इन्होंने भी इनके सम्मान में 25 जुलाई को ही शपथ ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया है। तो आगे के सारे राष्ट्रपति हैं इन्होंने भी 25 जुलाई को ही शपथ ग्रहण की है। देखते हैं यहां पर, इसका कारण यह है कि भारत का राष्ट्रपति है और कैसे चुना गया है, निर्विरोध चुना गया है। गांवों में सरपंचों के चुनाव होते हैं, वहां पर सरपंच भी निर्विरोध बनाने में बहुत समस्याएं आती है, जबकि यहां पर ये भारत का राष्ट्रपति है, ये निर्विरोध चुना गया है। इस कारण से इसे आगे के जो सारे राष्ट्रपति है एक प्रकार से इनके सम्मान में 25 जुलाई को ही शपथ ग्रहण करते हैं। हाँ, तो राष्ट्रपति की शपथ है, इसका अनुच्छेद है 60। और इसके अलावा आपसे पूछा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है ये राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाएगा। उसकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश, राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करता है वो संविधान के प्रति संरक्षण की, इसके अलावा पद व गोपनीयता की भी शपथ ग्रहण करता है। 25 जुलाई 1977 को जो शपथ ग्रहण की थी वो भारत के निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने की थी। इस कारण से उनके सम्मान में आगे के सारे राष्ट्रपति भी 25 जुलाई को ही शपथ ग्रहण करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल, कि जो भारत का राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल कितना होता है। तो देखिए, जो भारत का राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल का जो आर्टिकल है वो है 56। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख मिलता है। और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो होता है 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अब देखिए, माना कि राष्ट्रपति समय से पूर्व दिवंगत हो गया है, माना कि राष्ट्रपति समय से पूर्व दिवंगत हो गया है, तो जो नया राष्ट्रपति चुनकर आता है वो पूरे 5 साल के लिए चुनकर आता है। अगला राष्ट्रपति बनकर आएगा वो पूरे 5 साल के लिए बनकर आएगा। जो भी निर्वाचित होगा वह राष्ट्रपति पूरे 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। देखिए, इसके एग्जाम्पल ऐसे देख सकते हैं अपन कि माना कि भारत का राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो 5 साल के लिए होता है, और माना कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है 3 साल में, तो उसका जो 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ है तो वह 2 साल के लिए बनेगा नहीं, वो अगला जो राष्ट्रपति बनेगा वो पूरे 5 साल के लिए बनेगा। उसी प्रकार से इसे सरपंच पर यूज करते हैं। तो भारत के जो गांवों के जो सरपंच होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, मृत्यु 3 वर्ष में हो गई है, 2 वर्ष का कार्यकाल बचा है, तो नया जो सरपंच चुनकर आएगा वो 2 वर्ष के लिए चुनकर आएगा, जबकि राष्ट्रपति पूरे 5 साल के लिए चुनकर आता है।
तो भारत का जो राष्ट्रपति है एवं उपराष्ट्रपति ये पूरे 5 साल के लिए चुनकर आते हैं। हाँ जी, आगे देखते हैं। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है और अगला जो राष्ट्रपति बनकर आता है वो भी पूरे 5 साल के लिए बनकर आता है। देखिए, राष्ट्रपति के दिवंगत होने पर तुरंत उस पद को जो रिक्त है, उस पद को जो भरेगा वो भरता है भारत का उपराष्ट्रपति। इसका कारण है क्योंकि राष्ट्रपति होता है वो संवैधानिक प्रमुख होता है, एक प्रकार का मुखिया होता है देश का, और उस समय उस पद को हम रिक्त नहीं छोड़ सकते। इसीलिए एक पद उपराष्ट्रपति जो कि इस पद को उस कुछ समय के लिए मात्र 6 माह तक अधिकतम इस समय को भर सकता है, यानी कि 6 माह तक ही उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो कार्यकाल होगा इसका मात्र अधिकतम जो हो सकता है वो हो सकता है सिर्फ 6 माह के लिए। अपन पढ़ेंगे आगे कि भारत के राष्ट्रपति कौन कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति रहा है, इन सभी को अपन देखेंगे। तो 6 माह के लिए ही सिर्फ कार्यवाहक राष्ट्रपति चुनकर जा सकता है। इसे जो वेतन मिलेगा वो किसका मिलेगा, राष्ट्रपति का या उपराष्ट्रपति का? अरे भाई, जब उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति का पद संभाला है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, तो वह इसके पद को संभालता है, तो उसे जो वेतन मिलेगा वो एक राष्ट्रपति के रूप में मिलेगा। उसकी जो सारी जो एक राष्ट्रपति की शक्तियां होती है वे सारी शक्तियां भारत के जो उस समय का कार्यवाहक राष्ट्रपति है उसकी होगी। नेक्स्ट देखिए, यदि उपराष्ट्रपति उस समय पद पर नहीं है तो, अरे भाई, जब अगर माना कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई और उपराष्ट्रपति पद पर नहीं है तो उस समय इस पद को जो संभालता है वो संभालता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उस समय इस पद को संभालता है। तो इस प्रकार से, और वो कार्यकारी राष्ट्रपति कहलाता है, कार्यकारी राष्ट्रपति। तो इस प्रकार से जो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और 5 वर्ष में जो जैसे ही अगर माना कि भारत के राष्ट्रपति की समय से पहले मृत्यु हो जाती है, दिवंगत हो जाता है, बीमार हो जाता है, उस स्थिति में पद को जो संभाल रहा है वो संभालता है उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। भारत में ऐसा हुआ है, बात है 1969 की। 1969 में भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनकी मृत्यु हो जाने पर उस समय के भारत के उपराष्ट्रपति थे बीवी गिरी। बीवी गिरी ने उस समय इनके पद को संभाला है। बीवी गिरी, बराहगिरी, वेंकट गिरी इनका पूरा नाम है। तो बीवी गिरी ने उस समय राष्ट्रपति के पद को संभाला है और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, परंतु राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। समय से पूर्व ही इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, क्योंकि राष्ट्रपति की मृत्यु हो चुकी थी, उपराष्ट्रपति ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से, तो जिसके बाद में उस समय के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला। न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, और इस प्रकार से जिसके बाद में चुनाव होते हैं और बीवी गिरी अगले भारत के राष्ट्रपति चुनकर आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में एक और घटना घटती है 1977 में। 1977 में फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो जाती है। भारत के जो दूसरे
मुस्लिम राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका जो कार्यकाल रहा है वो 1974 से लेकर 1977 तक। तो 1977 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो राष्ट्रपति के जो पद को संभालता है उस समय के उपराष्ट्रपति बी डी जत्ती ने इनके पद को संभाला है और सबसे अधिक 4 माह के लिए, सबसे अधिक समय 4 माह के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। तो इस प्रकार से ये कार्यकाल का जो आर्टिकल है वो है 56 और इसमें जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। कोई भी व्यक्ति, कोई राष्ट्रपति अगर समय से पूर्व मृत्यु हो जाती है तो नए राष्ट्रपति चुनकर आता है, वो मात्र जो अगला आएगा वो पूरे 5 साल के लिए आता है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश एवं उपराष्ट्रपति यदि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो पद को संभालता है वो संभालता है उपराष्ट्रपति, और अगर यदि उपराष्ट्रपति भी पद पर नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उस पद को संभालेगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम कि सुप्रीम कोर्ट के जिसके बाद में अपन इसका वेतन देखते हैं कि भारत का राष्ट्रपति का जो वेतन होगा वो कितना होगा। भारत का जो राष्ट्रपति है इसका वेतन होता है 5 लाख रुपए प्रति माह। 5 लाख रुपए प्रति माह भारत के राष्ट्रपति को वेतन मिलता है और इसके अंतर्गत इसे यह वेतन दिया जाता है वो केंद्र की संचित निधि से, केंद्र की संचित निधि से यह वेतन मिलता है। और यह जो वेतन है ये आयकर से मुक्त होता है, यह वेतन आयकर से मुक्त होता है। इस प्रकार से जिसके बाद में इसे जो पेंशन मिलती है वो 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए। और रहने के लिए राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति का भवन, उसमें राष्ट्रपति जो रहने का स्थान है तो राष्ट्रपति जो भारत का रहता है वो राष्ट्रपति भवन के अंतर्गत रहता है। देखिए आगे बढ़ते हैं अपन, राष्ट्रपति की शक्तियां